हफ्ते में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताते हैं बाजार में आज का एक्शन कैसा रहा और साथ ही सोमवार के लिए अब आपके लिए क्या है रणनीति, शेयरों में कमाई के मौके कहां बनते हैं, और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी जुड़ गए हैं। अनिल जी, स्वागत है आपका शो में। साथ ही हमारे साथ आज जो खास मेहमान हैं वो है ट्रेडस्विफ्ट ब्रोकिंग के संदीप जैन। संदीप जी, बहुत स्वागत है आपका शो में। साथ ही पूरी रिसर्च टीम हमारे साथ है अपनी एक्सक्लूसिव रिसर्च के साथ। कुशल से हम जानेंगे आज कैसा रहा बाजार का हाल। मानसी हमें बताएंगी अगले हफ्ते के क्या रह सकते हैं ट्रिगर्स। पूजा से जानेंगे गोल्ड फाइनेंस में लगातार दमदार कारोबार क्यों देखने को मिला। साथ ही देवांशी से जानेंगे ग्रैन्यूल्स इंडिया प्रमोटर बेचेंगे कंपनी या नहीं, और जानेंगे क्या आईटीसी का एफएमसीजी पर फोकस बढ़ा। तमाम बातचीत शुरू करने से पहले बाजार का हफ्ते का आखिरी दिन का कारोबार कैसा रहा उस पर एक नजर डाल लेते हैं। कल की भारी गिरावट के बाद हफ्ते के आखिरी दिन बाजार में आज शानदार तेजी देखने को मिली। आज पूरे सत्र के दौरान सेंटिमेंट मजबूत बना हुआ था। कमजोर ग्लोबल संकेतों के बावजूद घरेलू बाजार में काफी रौनक दिखी। निफ्टी 11,000 के अहम लेवल के पार बंद होने में कामयाब रहा। वहीं सेंसेक्स 800 से ज्यादा अंकों की बढ़त के साथ बंद हुआ और सभी सेक्टोरल इंडेक्स हरे निशान में ही बंद हुए। साथ ही बीएसई मिड कैप और स्मॉल कैप इंडाइसेस 2 से 3% तक चढ़े। तो संस्थागत निवेशकों ने आज कितनी खरीदारी यहां पर बिकवाली की है उसके डेटा पर एक नजर डाल लेते हैं। एफआईआई यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में 2080 करोड़ रुपए की आज बिकवाली की। वहीं डीआईआई यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने आज 2071 करोड़ रुपए की खरीदारी की। तो बाजार पर आज का एडिटर स्टेक लेते हैं। अनिल जी, आपके पास आ रहे हैं और कल के बाद आज का दिन तो काफी बेहतरीन रहा बाजार के लिए। बाजार में रौनक लौटी है। क्या मुख्य ट्रिगर रहा बाजार की इस लौटी रौनक का? हफ्ते के आखिरी दिन और अक्टूबर सीरीज की शुरुआत के पहले दिन भारतीय बाजारों ने दमदार कमबैक किया। जी हां, लगातार 6 दिन गिरने के बाद आज भारतीय बाजारों में दमदार तेजी दिखी। खुले मजबूती के साथ और एक आध डिप लेने के बाद दिन भर फिर से मजबूती के साथ कारोबार किया और दिन के ऊपरी स्तरों की तरफ बाजार बंद होने में कामयाब रहे। निफ्टी 11,000 के ऊपर जाकर बंद हुआ तो बैंक निफ्टी 21,000 के बेहद करीब, और सेंसेक्स ने तो 800 अंकों से ज्यादा की रिकवरी दिखाई। वजह, पहली बात, काफी शॉर्ट्स बन चुके थे, काफी तेजी की पोजीशन कम हो चुकी थी। एफआई ने अक्टूबर की सीरीज की शुरुआत बहुत कम तेजी के साथ सिर्फ 44% लॉन्ग पोजीशन के साथ की, यानी कि हल्के थे बाजार। पुट कॉल रेशियो भी नीचे, ऐसे में बाजारों में खरीदारी लौटना स्वाभाविक था। पहला कारण वो। दूसरा कारण यह कि ग्लोबल मार्केट थोड़े मजबूती के संकेत दे रहे थे तो ग्लोबल मार्केट से भी सहारा मिलता हुआ दिखा। तीसरा कारण यह कि जो बिकवाली का प्रेशर था वो सीरीज के साथ, सितंबर सीरीज के साथ खत्म हो गया। आज फ्रेश बिकवाली या तेजी करने वाले ट्रेडर्स की तरफ से अपनी पोजीशन कम करने का जो खतरा था वो नहीं रहा। तो ये 3 कारण ऐसे थे जिसने बाजारों में जोश भरा। ऐसा नहीं आज दुनिया भर के बाजारों से बड़े मजबूत संकेत हो, सुस्ती के ही थे, लेकिन भारतीय बाजार कल ग्लोबल मार्केट्स के मुकाबले में ज्यादा गिरे और आज उसकी भरपाई करते हुए ग्लोबल मार्केट्स के मुकाबले में ज्यादा बढ़े। तो एक रिलीफ रैली आज बाजार में आई है। अब ये रिलीफ रैली टिकाऊ है या नहीं, इसका जवाब अगले 1 या 2 ट्रेडिंग सेशन में मिलेगा। लेकिन हफ्ते के आखिरी दिन 11,000 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहना निफ्टी के लिए अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट है, और बैंक निफ्टी की भी क्लोजिंग भले 21,000 के ऊपर ना हो लेकिन उसके नजदीक बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो एक अच्छा ट्रेडिंग सेशन 6 दिनों के बाद भारतीय बाजारों में आज देखने को मिला है। जी, तो कमबैक बाजार ने आज कर लिया। अब सोमवार को क्या ये तेजी बरकरार रहेगी, इसी पर अगला सवाल हमारा आपसे रहेगा, और किन लेवल्स पर नजर रखी जाए इस पर थोड़ी देर में अनिल जी आपके पास फिर से आते हैं। लेकिन उससे पहले ये जानना बेहद जरूरी है कि आज के मार्केट में कौन से सेक्टर्स थे जहां पर सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिला। सीधे कुशल का रुख करते हैं। कुशल, आज तो बाजार में देखा हरियाली छाई रही, लेकिन कौन से सेक्टर्स थे जहां पर अच्छा खासा एक्शन था? चलिए कुशल से थोड़ी देर में बात करते हैं। उससे पहले संदीप जी से ही बात करें। तो संदीप जी, कल का सेशन या पिछले 1-2 दिनों का सेशन और आज के सेशन में जमीन आसमान का फर्क था, हरियाली लौटी। क्या लगता है आगे क्या ट्रेंड रहने वाला है बाजार का? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट था, और मुझे याद है कि जब कल सवाल अनिल जी ने पूछा था हमारे जो एंड शो में, दोपहर के शो में, तो उस टाइम पे मेरा एक जवाब था कि मैं 10,800 850 एक बहुत अहम सपोर्ट लेवल है
200 डेमा था मार्केट का। और जनरली क्या होता है, जब इसके नीचे डिसाइसिवली बंद होता है तो ट्रेंड चेंज या कुछ ना कुछ बड़ा पैनिक मचता है। बट लकीली, और कल कटान भी थी, कल की जो वॉलेटिलिटी है वो एक्चुअली में उसको बहुत जल्द उतनी सेम फेस वैल्यू पे नहीं ले सकते हैं। तो आज जिस तरीके से मार्केट में बाउंस बैक आया है, तो दैट वाज वेरी वेरी हेल्दी एंड इट वाज वेरी वेरी एनकरेजिंग ऑल्सो। सो आई फील कि फिर भी मैं यही राय दूंगा लोगों को या इन्वेस्टर्स को कि बहुत एग्रेसिवली या बहुत लिवरेज के साथ मार्केट में अभी भी नहीं उतरे, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। सो वन ये चीज क्लियर है कि एक अच्छा स्टॉप लॉस मिल गया कि 10,800 850 पे सपोर्ट और रिस्पेक्ट मिल रहा है। तो आईटी, फार्मा, हेल्थ केयर, एफएमसीजी, इन्हीं टाइप के स्टॉक्स पे ध्यान दें और बहुत कॉशियसली अच्छे क्वालिटी के साथ ही जाना चाहिए। इसी पर मैं आपसे थोड़ी देर में बात करूंगी कि सोमवार को खरीदारी करनी है दिन भर की तो कहां पर करें, और हफ्ते भर का जो पसंदीदा शेयर आपका कौन सा होगा खरीदारी के लिए। लेकिन उससे पहले कुशल हमारे साथ वापस जुड़ चुके हैं। कुशल, आज खबरों के चलते किन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा एक्शन था? जी, तो अक्टूबर सीरीज की एक दमदार शुरुआत हमें आज देखने को मिली। कल की जो गिरावट रही थी, एक कंप्लीट यू टर्न जो है आज हमें इस मार्केट में देखने को मिला। इनफैक्ट सभी सेक्टर में एक आउट परफॉर्मेंस का रुझान आज बनता हुआ नजर आया। निफ्टी में बढ़ने वाले शेयरों को देखेंगे तो बजाज फिनसर्व के साथ साथ आपको एचसीएल टेक और सिप्ला जैसे शेयरों में 5 से 8% का अपमूव रहा। पर गिरावट वाले शेयर भी थे इसमें, जिसमें एसबीआई लाइफ जो निफ्टी का हिस्सा बनता हुआ नजर आया आज के लिए 1.5% की गिरावट वहां पर दर्ज होती हुई दिखी। पर अगर आप सेक्टर स्पेसिफिक बात करेंगे, सभी सेक्टर्स जो है हरे निशान में बंद होते हुए नजर आए। और खासकर अगर आप ऑटो स्पेस और साथ ही आईटी स्पेस की बात करें तो 3% से ज्यादा का रिटर्न जो है ये इंडेक्स दिखाते हुए नजर आया। और यहां पर सबसे ज्यादा आउट परफॉर्मेंस अशोक लेलैंड ऑटो स्पेस में निकल कर आई, करीब 13% का उछाल रहा। और आईटी स्पेस में अगर आप देखेंगे तो कोफोर जो है वो आउट परफॉर्म करता हुआ दिखा, 9-9.5% का इंट्राडे मूव यहां पर आता हुआ दिखा। और टीसीएस कल की गिरावट के बाद आज एक स्ट्रांग बाउंस बैक जो है इस स्टॉक में भी हमें देखने को मिला। इसके अलावा बैंकिंग स्पेस में जो पिछले 4 दिनों से अंडर परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा था, आज बैंक निफ्टी की रिवर्सल के साथ साथ इन सब शेयरों में भी अच्छी तेजी बनती हुई नजर आई। और साथ ही मेटल स्पेस जीएसपीएल पिछले कुछ दिनों में जिस आपकी गिरावट इस स्टॉक में देखने को मिली, एक अच्छा बाउंस बैक आज के सत्र में इस स्टॉक में भी दर्ज होता हुआ नजर आया। फार्मा स्पेस यहां पर भी अगर आप देखें तो जिस आपकी अंडर परफॉर्मेंस पिछले 3-4 दिनों से इस स्पेस में भी बनी हुई थी, यहां पर भी अच्छी रिवर्सल्स के संकेत आते हुए नजर आए, जिसमें ग्लेनमार्क फार्मा 6% की तेजी यहां पर रिकॉर्ड करता हुआ नजर आया। और अंत में जी के जो हिट कॉल्स थे उसमें आप कोफोर्ज, एचसीएल जो आईटी स्पेस थे वहां पर अच्छी बढ़त बनती हुई नजर आई। और साथ ही इंद्रप्रस्थ मेडिकल जो कि जैन साहब के जेम्स में रेकमेंड किया गया था आपको, यहां पर काफी शानदार अपमूव आज के दिन में रिकॉर्ड होता हुआ नजर आया। जी संदीप जी, अब आपके पास फिर से वापस आ रहे हैं। जैसा मैंने कहा था, आप जानना चाहेंगे कि इंट्राडे कॉल के तौर पर कौन सा जो शेयर है आप रेकमेंड करेंगे सोमवार के लिए, और अगर अगले हफ्ते भर की खरीदारी करनी है तो पोजिशनल पिक कौन सी है आपकी? बिल्कुल, जैसा कि मैं शुरुआत में कमेंट्री में बोल रहा था कि काफी कॉशियसली और काफी देख के लेना पड़ेगा माल। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है सेक्टर स्पेसिफिक होना भी बहुत जरूरी है। आईटी, फार्मा, एफएमसीजी, एग्री थीम, जहां पे कोई ज्यादा डिसरप्शन नहीं हुआ हो और जहां प्रॉब्लम्स नहीं लगती आगे और ग्रोथ और रिजल्ट्स भी अच्छे आए हों। तो मैंने कैप्लिन पॉइंट, ये स्टॉक ऐसा नहीं कि मैं पहली बार रेकमेंड कर रहा हूं, मैंने पहले भी रेकमेंड किया है। और इंट्राडे के तौर पे जैसा कि फार्मा स्टॉक्स जबरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं और ये बहुत ही उम्दा क्वालिटी की कंपनी है। फंडामेंटल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बोले जो टेक्निकली भी बहुत बढ़िया लग रहा है। तो 551 के लगभग सीएमपी है और मुझे लगता है 580 का टारगेट ये इंट्राडे के तौर पे अचीव कर सकता है और 535 का टारगेट स्टॉप लॉस, सॉरी। एंड रैलिस इंडिया, जैसा कि मैं काफी सेक्टर स्पेसिफिक रहूंगा और काफी थीम बेस्ड काम करूंगा, तो एग्री थीम के ऊपर मैं काफी बुलिश हूं। और मुझे लगता है जो स्टॉक बहुत अच्छा रिजल्ट्स भी दिए और बहुत अच्छी पेडिग्री की भी कंपनी है, टाटा ग्रुप की कंपनी है और एग्री सेक्टर से भी है। तो 283 के लगभग भाव है और 320, 340 के टारगेट्स मेरे हिसाब से ये स्टॉक अचीव कर सकता है और 275 का स्टॉप लॉस। तो कैप्लिन पॉइंट में इंट्राडे खरीदारी की सलाह और रैलिस इंडिया में हफ्ते भर की खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं संदीप जैन। संदीप जी, आपके पास थोड़ी देर में लौटते हैं। इस बीच खबर है गोल्ड फाइनेंस कंपनियों से जुड़ी हुई खबर इनफैक्ट अच्छी है, अच्छा एक्शन यहां पर देखने को मिल रहा है। लेकिन वजह क्या रही है, इसकी पूरी रिसर्च लेकर पूजा त्रिपाठी हमारे सहयोगी हमारे साथ है। पूजा, बताइए गोल्ड फाइनेंस कंपनियों में क्या ऐसा सॉलिड एक्शन देखने को मिल रहा है?
जी, गोल्ड फाइनेंस कंपनी, मुथूट और मनप्पुरम फंडामेंटल भी अब अच्छे दिखाई दे रहे हैं और जो हैंगओवर इतने समय से चला आ रहा था आरबीआई के नए नियमों का, अब वो भी कहीं ना कहीं इतनी दिक्कत वाली बात नहीं दिखाई दे रही है दोनों ही कंपनियों के लिए। पहले तो हम आपको कुछ फंडामेंटल्स बता देते हैं। अन्य एनबीएफसी और बैंकों के मुकाबले अगर देखेंगे तो इन दोनों ही कंपनियों का जो रिटर्न है आरओई वो काफी मजबूत है। एलटीवी की सीमा 75% होने के कारण एनपीए का जोखिम भी कम है और हम देख रहे हैं कि कोविड-19 के वक्त कैश फ्लो की दिक्कत होने की वजह से ज्यादातर ग्राहक जिनकी गोल्ड होल्डिंग्स काफी है वो लोन ले रहे हैं और काफी सारे समय ये भी देखा गया है कि एक ही रिपीट कस्टमर्स या मौजूदा ग्राहक ज्यादातर 80% कारोबार वहां से देखने को मिल रहा है। एक तो बात ये हुई और आरबीआई को जो इतने समय से ओवरहैंग चल रहा था, जो फैसला था उनका कि आरबीआई ने बैंकों को एलटीवी में राहत दी थी, जो उनकी एलटीवी की सीमा थी वो 75% से बढ़ाकर 90% कर दी थी, उसका भी कुछ फायदा नहीं मिलता हुआ दिखाई दे रहा है बैंकों को, क्योंकि बैंक खुद भी चल रहे हैं और कस्टमर्स खुद भी इतने वैल्यू पर लोन नहीं देना चाह रहे हैं। सारा वैल्यू पर ज्यादातर अगर एवरेज निकालेंगे तो ट्रेंड ऐसा ही देखा गया है कि ज्यादातर कस्टमर 55% के लोन टू वैल्यू पर लोन ले रहे हैं। तो ये भी मनप्पुरम मुथूट फाइनेंस के लिए ज्यादा चिंता वाली बात नहीं है। तो आगे के लिए भी अगर हम फाइनेंशियल्स देखेंगे तो वो काफी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। ग्रॉस एनपीआर के आंकड़े स्थिर हैं। अन्य एनबीएफसी के मुकाबले आरओई मजबूत है मुथूट और मनप्पुरम दोनों के ही। तो इस वजह से दोनों स्टॉक्स अब अच्छे दिख रहे हैं। ब्रोकरेज भी बुलिश साउंड कर रही है और इसी वजह से आज हम देख रहे हैं कि स्टॉक्स में अच्छी तेजी भी बनी हुई है। तो गोल्ड फाइनेंस कंपनियों पर जानकारी देते हुए पूजा, संदीप जी आप की राय लेंगे इस पर, खासतौर पर मुथूट फाइनेंस और मनप्पुरम पर आपका क्या टेक है इस पर? नहीं, बिल्कुल मैं बहुत बुलिश था शुरू से ही और ड्यूरिंग द लॉकडाउन ऑल्सो जब मार्केट्स में माहौल बहुत खराब थे तो तभी भी एनबीएफसीज और बीएफएसआई सेगमेंट की बात होती तो मैंने मुथूट फाइनेंस पे बहुत फोकस किया था, क्योंकि इनका जो बुक की क्वालिटी है बहुत जबरदस्त है। 92% लोन बुक गोल्ड की लोन की है और मुथूट में तो ज्यादा है ही है, मन्नापुरम में करीब 60-65% के लगभग है। और उसके सामने जब मन्नापुरम और मुथूट के मैनेजमेंट में देखते हैं तो मुथूट का मैनेजमेंट की क्वालिटी भी जबरदस्त है और इन्होंने अब घर जाके लोन शुरू करने की मुहिम शुरू की है, क्योंकि कई बार गोल्ड लोन्स ऑफिस में आके लोग बाग लेने में हिचकिचाते हैं। और ये चीज मैंने जी बिजनेस के चैनल पे ही सुनी थी और मैनेजमेंट को 2 बार अनिल जी ने इंटरव्यू लिया था एंड दैट वाज फैंटास्टिक। उनको सुन के, उनका देख के, उनका जो जज्बा और उनके जो प्लान्स सुन के बहुत अच्छा लगा एंड आई थिंक द कंपनी विल परफॉर्म। एंड यहां से एक चीज और अच्छी हो गई कि 1050 का एक अच्छा बेस बना लिया स्टॉक ने और ऊपर के लेवल्स मुझे लगता है 1200-1250 आराम से आने वाले दिनों में छुएगा और लॉन्ग टर्म के लिए इट इज अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट फ्रॉम माय साइड। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपसे लॉन्ग टर्म पिक भी आपके लेंगे कि लंबी खरीदारी अगर करनी हो तो कहां पर की जा सकती है, लेकिन उससे पहले ग्रैन्यूल्स इंडिया पर जरा रुक कर लेते हैं। खबर इसमें आ रही है कि ग्रैन्यूल्स इंडिया से क्या प्रमोटर एग्जिट करेंगे, क्या है पूरी खबर? देवांशी आपसे समझते हैं हम। जी बिल्कुल, आप देखिए ग्रैन्यूल्स के स्टॉक में कई दिनों से एक्शन बनता हुआ दिख रहा है और आज की ट्रेडिंग सेशन में भी अच्छी खरीदारी आती हुई देखी। सूत्रों के अनुसार कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उनकी कंपनी में कंट्रोलिंग हिस्सेदारी बेचने की फिलहाल योजना बनती हुई दिख रही है। साथ ही उनका ये भी कहना है कि कंपनी ने कोटक कैपिटल को फिलहाल बायर्स की खोज के लिए नियुक्त कर दिया है और 3 प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स फिलहाल सामने आते हुए दिख रहे हैं, जो कि केकेआर, बेइंग कैपिटल और ब्लैकस्टोन, ये तीनों प्राइवेट इक्विटी फंड्स लगातार हम देख रहे हैं कि पिछले कई ऐसी फार्मा कंपनीज, एपीआई और केमिकल कंपनीज में फिलहाल हिस्सेदारी खरीद रहे हैं और अब ग्रैन्यूल्स इंडिया में भी ये तीनों जो प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स हैं ये हिस्सा खरीदने के लिए आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। सूत्रों के अनुसार जो ओवरऑल डील है वो प्रीमियम वैल्यूएशंस पर होती हुई दिख सकती है। फिलहाल इस कंपनी का जो मार्केट कैप है करीब 9,000 करोड़ के आसपास है और जो प्रमोटर की हिस्सेदारी है करीब 42% की है। तो यही माना जा रहा है कि ये जो ओवरऑल डील है ये काफी अच्छे वैल्यूएशंस पर होती हुई दिख सकती है, काफी अच्छे प्रीमियम पर होती हुई दिख सकती है और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि इस स्टॉक में लगातार एक्शन बनता हुआ दिख रहा है और ब्रोकिंग हाउसेस भी ये मान के चल रहे हैं कि ये स्टॉक के जो फंडामेंटल्स हैं वो काफी ज्यादा पॉजिटिव हैं। जी, तो ग्रैन्यूल्स इंडिया पर तो आपने जानकारी दे दी कि आखिरकार प्रमोटर्स का क्या फैसला रह सकता है। देवांशी हमारे साथ बने रहिए क्योंकि आईटीसी का एफएमसीजी पर फोकस बढ़ा है। पूरी खबर और एक्सक्लूसिव खबर क्या कह रही है इसको लेकर?
आईटीसी ने पिछले हफ्ते कई इन्वेस्टर्स मीट की थी और सारी इन्वेस्टर्स मीट में कंपनी का जो फोकस है वो उनके नॉन सिगरेट कारोबार पर था। इसमें कंपनी का ये कहना है कि इनका जो एफएमसीजी कारोबार है यहां से इनको काफी अच्छा सहारा मिलता हुआ दिख रहा है और काफी अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल भी इनको लग रहा है आने वाले सालों के लिए। आप देखिए लॉकडाउन में इनकी जो एफएमसीजी कारोबार है इसमें काफी अच्छी वृद्धि होती हुई दिखी है। लॉकडाउन के बावजूद कंपनी ने 60 नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। इसमें भी आप देखिए इनकी जो यूपी नूडल्स है, साथ ही बिस्किट कारोबार है, इसमें 20% से लेकर 50% तक की ग्रोथ देखने मिली है। प्री कोविड लेवल से करीब 50% तक की ग्रोथ देखने मिली है, तो काफी अच्छी बढ़त होती हुई दिख रही है। साथ ही कंपनी का ये कहना है कि इनकी जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं इनकी मांग बढ़ती हुई दिख रही है। पैकेज फूड, हेल्थ एंड हाइजीन कारोबार से इनके मार्जिन्स को काफी सहारा मिलता हुआ दिख रहा है और छोटे पैकेज कंपनी लॉन्च किए जा रही है, इसके चलते इनकी वॉल्यूम्स में भी बढ़त होती हुई दिख रही है। साथ ही जो उनका होटल कारोबार है इसमें अच्छी ग्रोथ होती हुई दिख रही है। आने वाले समय में अच्छी ग्रोथ होती हुई दिखेगी, वो इसलिए क्योंकि अब तक एफएमसीजी कारोबार और होटल कारोबार में कंपनी को जितना कीपेक्स करना था वो फिलहाल के लिए कंपनी कर चुकी है। तो आने वाले टाइम में इनकी जो रिटर्न्स हैं वो फिलहाल मिलते हुए दिखेंगे, तो अच्छी ग्रोथ देखने मिल सकती है। इसके अलावा इनका जो सबसे बड़ा सेगमेंट है यानी कि सिगरेट कारोबार, इसमें कंपनी का ये कहना है कि अब थोड़ा सा रिस्क उनको कम लगता हुआ दिख रहा है। गवर्नमेंट सोर्सेज से अब हमें पता चला है कि इसमें जो अतिरिक्त टैक्स लगने का जो रिस्क था वो अब कहीं ना कहीं पूरा होता हुआ दिख रहा है। तो FY21 तक इनके अतिरिक्त टैक्स लगते हुए नहीं दिखेंगे। साथ ही टोबैको सेगमेंट में अब FDI निवेश की भी बातचीत होती हुई दिख रही है सरकार की तरफ से, तो इसके चलते भी इस सेगमेंट में काफी अच्छा फोकस बना हुआ है, अच्छी ग्रोथ देखने मिल सकती है। तो कुल मिला के आईटीसी के लिए काफी अच्छे ग्रोथ के ट्रिगर्स हैं और ब्रोकर्स भी इसके ऊपर काफी पॉजिटिव होते हुए दिख रहे हैं। पिछले हफ्ते आप देखें मैक्वारी की रिपोर्ट आती हुई दिखी थी, आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग फिलहाल दे रहे हैं और काफी ज्यादा पॉजिटिव है। जी शुक्रिया देवांशी इस पूरी खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए। अब अपने शो के खास सेगमेंट शर्मा जी के ऑप्शन का वक्त हो गया है। तो शर्मा जी के ऑप्शन में अब HDFC सिक्योरिटीज के वीके शर्मा साहब जुड़ चुके हैं। शर्मा साहब बहुत स्वागत है आपका। बताइए अब बम्पर कमाई की कौन सी स्ट्रैटेजी सोमवार के लिए बताएंगे? जी स्वाति जी, आपको और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। ये जो सप्ताह है ये अगला जो सप्ताह है ये सप्ताह तो उठापटक का रहा और अगला सप्ताह भी उठापटक का रह सकता है, क्योंकि जो एक बड़ी खबर जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है वो मार्केट को इफेक्ट कर सकता है पॉजिटिवली और नेगेटिवली दोनों तरह से। इन सबको देखने के बावजूद तो मैं जरा बैंकिंग को दूर रह के मैं 2 स्टॉक लेके आया हूँ और आज ये सिर्फ कोइंसिडेंस है कि दोनों का नाम ही C से शुरू होता है। तो पहला स्टॉक है कैडिला हेल्थ। मैंने जो स्टॉक चुने हैं वो वही स्टॉक चुने हैं जो आज मार्केट में अच्छा किया है और ये मानना है कि मार्केट थोड़ा रियलिस्टिक है और उन्हीं स्टॉक्स को आगे बढ़ाता है जो पहले अच्छा परफॉर्म करते हो। तो 390 की कॉल कैडिला में 17.75 रुपए पे लें, 14.50 रुपए का स्टॉप लॉस और 23.50 रुपए का टारगेट। जो कोफोर्ज है जिसको हम NIT टेक के नाम से पहले जानते थे, वो स्टॉक हालांकि 2313 पे क्लोज हुआ है, पर मैं 2300 की कॉल ही सजेस्ट कर रहा हूँ 136 पे लेने की, 110 रुपए का स्टॉप लॉस और 190 का टारगेट। ये स्टॉक आज 9% बढ़ गया, उसके बावजूद भी मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ऐसा लगता है कि ये मोमेंटम जारी रहेगा, कल नहीं तो अगले 3-4 दिन में इस सेशन के अगले सप्ताह के अंदर ही और फर्दर बढ़ेगा। तो उस हिसाब से आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेडिंग बना लें और भविष्य के लिए और आने वाले सप्ताह के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप अच्छा वीकेंड बिताइए और सभी दर्शकों को नमस्कार और जय हिंद। शुक्रिया सर, वीके सर बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी वेरी हैप्पी वीकेंड। इसी के साथ वक्त एक ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के बाद जानेंगे सोमवार के लिए क्या आपकी स्ट्रैटेजी हो। सी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से बने रहिए हमारे साथ। चलिए बाजार अगले हफ्ते में अनिल जी आपके पास आ रहे हैं। अब अगले हफ्ते बाजार के लिए अहम ट्रिगर्स कौन से होंगे और किन निफ्टी और निफ्टी बैंक के अहम लेवल्स पर नजर रखनी चाहिए? जहां तक सोमवार और अगले हफ्ते का सवाल है, क्लोजिंग अच्छी मिलने से थोड़ा जोश तो है, लेकिन अल्टीमेटली भारतीय बाजार निर्भर रहेंगे ग्लोबल मार्केट्स का मूड माहौल कैसा रहता है, वहां से ट्रिगर मिलेंगे, क्योंकि हमारे अपने लोकल ट्रिगर्स बहुत ज्यादा दिख नहीं रहे। FIs की बिकवाली का प्रेशर कम होता हुआ दिखेगा, सीरीज खत्म हो चुकी है,
चीन के साथ सीमा पर स्थिति यथावत बनी हुई है, तो वहां से कोई खास संकेत है नहीं। ऐसे में डाउ और डाउ फ्यूचर से ही हमें संकेत लेने होंगे, और अगर वहां से किसी तरह की बड़ी गिरावट ना हो तो फिर एक तरह से आप मान सकते हैं 10,800 10,900 निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम करेगा, और ऊपरी स्तरों पर 11,150 11,250 ये 100 पॉइंट की रेंज ऐसी है जहां तक इस रिकवरी में बाजार जाने की कोशिश कर सकता है। बैंक निफ्टी के लिए 20,400 20,500 के आसपास मजबूत सपोर्ट है, और ऊपरी स्तरों पर 21,500 के आसपास तक जाने की कोशिश बैंक निफ्टी भी कर सकता है अगर 21,000 के पार निकलकर टिक गए तो ये रेंज है जिस पर आपको फोकस करना है। इंटरेस्टिंग ये होगा कि इस रिकवरी में निफ्टी 11,150 के ऊपर बंद हो और बैंक निफ्टी 21,200 के ऊपर बंद हो। अगर इन लेवल के ऊपर बंद होते तो आप ये मान के चलिए कि एक बार करेक्शन पूरा होने के संकेत है और फिर से मजबूती दिखा सकते हैं, लेकिन अगर इन लेवल के ऊपर बंद होने के पहले ही वापस बाजार कमजोर हो जाए तो फिर मामला थोड़ा सा दिक्कत वाला हो सकता है, और फिर थोड़ा नीचे और थोड़ा इन्हीं लेवल पर और बाजार को वक्त बिताना पड़ सकता है। तो अगला हफ्ता बाजारों की चाल के लिहाज से मेक या ब्रेक का होगा। शुक्रिया अनु जी हमारे साथ इस शो में शामिल होने के लिए। अब सीधे संदीप जी आपके पास आ रहे, लंबी अवधि की खरीदारी कहां रेकमेंड करेंगे? बिल्कुल, मैं जैसे कि हिंट दे रहा था कि मैं फार्मा, एफएमसीजी, आईटी इन्हीं पे फोकस्ड हूं, और एरिस लाइफ साइंसेज एक बेहतरीन क्वालिटी कंपनी है। सबसे बढ़िया बात है ये इंडिया की टॉप 30 ब्रांडेड फॉर्मुलेशंस कंपनीज में से एक है इंडिया की, और अच्छी लीडिंग फार्मा कंपनी है, और करीब 7,000 करोड़ की मार्केट कैप है, और आज भी अच्छा ही चला हुआ था स्टॉक, और पिछले कुछ दिनों में भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। बट येट अगर आप देखें बहुत सारे अच्छे फंडामेंटल्स है, वैल्यूएशंस बहुत महंगे नहीं है, अभी भी 23 के लगभग मल्टीपल्स पे चल रही है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 25 के लगभग है, रिटर्न ऑन इक्विटी करीब 24 के लगभग है, डिविडेंड यील्ड 1% से ऊपर है। पिछले 5 साल के अगर प्रॉफिट की ग्रोथ देखें तो करीब 27% के लगभग है, और सबसे ज्यादा जो अच्छी चीज मुझे लगी, जीरो डेट कंपनी है, वो तो कोई बात ही नहीं है, 27-28% का नेट प्रॉफिट मार्जिन, विच इज ह्यूज, विच इज वेरी गुड। इनफैक्ट बहुत अच्छा ऐसा कोई कारोबार मिले आपको इस वैल्यूएशंस पे, और डीआईआईज का बहुत कॉन्फिडेंस है, 11% के लगभग स्टेक है, एफआईआईज का 10% का स्टेक, और हाईएस्ट एवर क्वार्टरली प्रॉफिट्स इन्होंने दिए जून 2020 में, जब हर कंपनियों में कोहराम मचा हुआ है, चारों तरफ खराब रिजल्ट्स आते हैं, तो इस कंपनी ने 89 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया है, और जून 19 में 84 करोड़ का था, तो हाईएस्ट एवर टीटीएम बेसिस पर भी प्रॉफिट्स दिए है। इन सबको मैं देखता हूं तो मुझे ये स्टॉक बहुत बढ़िया लगता है, और ये आराम से 630 का पहला टारगेट, 670 का दूसरा। जी, अब अगले हफ्ते बाजार की नजर किन इवेंट्स पर रहने वाली है ये बताने के लिए सीधे रुक कर रहे हमारी सहयोगी मानसी दवे का। जी मानसी बताइए। जी बिल्कुल, काफी एक्शन पैक रहने वाला है आने वाला हफ्ता। शुरुआत 28 सितंबर से करने जा रही हूं, यानी कि सोमवार के दिन लोन मॉरेटोरियम मामले में सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई होने जा रही है। लॉरस लैब स्टॉक स्प्लिट की रिकॉर्ड डेट है। दीपक फर्टिलाइजर का राइट्स इश्यू इस दिन खुलेगा। सुवेन फार्मा के बोनस शेयर की रिकॉर्ड डेट होगी, और सर्च कमेटी ने एक्सटर्नल एमपीसी यानी कि मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी मेंबर्स की नियुक्ति भी इस दिन करेगी। 29 सितंबर यूटीआई, एएमसी, मजगांव डॉक, लिखिता इंफ्रा के आईपीओज खुलेंगे। वहीं मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी की 3 दिवसीय बैठक भी इस दिन शुरू होगी। ईआईएच का राइट्स इश्यू इस दिन खुलेगा। कमर्शियल कोल माइनिंग तकनीकी बोली लगाने की आखिरी तारीख होगी, और डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के बीच पहली बहस चुनाव के लिहाज से इंपॉर्टेंट होगा ये इवेंट। 30 सितंबर के दिन बीपीसीएल में हिस्सा खरीद के लिए बोली लगाने की आखिरी तारीख होगी। नतीजों पर वेदांता की बोर्ड बैठक होने की संभावना है। पंजाब एल्कलीज का ओपन ऑफर इस दिन खुलेगा, और आरती ड्रग्स बोनस शेयर की एक्स डेट ये तय की गई है। 1 अक्टूबर के दिन आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी आएगी। यूटीआई, एएमसी, मजगांव डॉक और लिखिता इंफ्रा के आईपीओ इस दिन बंद हो जाएंगे। सितंबर ऑटो बिक्री के आंकड़े इस दिन आएंगे। हांगकांग, चीन, कोरिया के बाजार इस दिन बंद रहने वाले हैं। 2 अक्टूबर का दिन गांधी जयंती के मौके पर भारतीय बाजार बंद रहेंगे, और इस दिन हांगकांग, चीन और कोरिया के बाजार भी बंद रहने वाले हैं। शुक्रिया मानसी अगले हफ्ते के इवेंट्स बताने के लिए। अब सोमवार को ऑप्शन की किस स्ट्रैटेजी से आपको मिलेंगे कमाई के मौके, ये जानते हैं। हमारे साथ आज हैं कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान। श्रीकांत जी स्वागत है आपका। बताइए सोमवार को कहां पर मौके बनेंगे ऑप्शंस में? थैंक यू। देखिए, मुझे लगता है कि सोमवार को वैसे जैसे आज के मार्केट में ब्रॉड बेस्ड एक्टिविटी थी, अगर सोमवार को देखें तो मुझे लगता है कि एसकेएल टेक्नोलॉजीज के 850 के कॉल ऑप्शन हम लेके काम कर सकते हैं। उसकी क्लोजिंग कुछ
33-34 रुपए के करीब की है और यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस रखना है 22 रुपए का रखना है स्टॉप लॉस और जो टारगेट्स बनेंगे वो रहेंगे 55 रुपए के। साथ ही साथ मुझे लगता है कि टाइटन भी एक अच्छे क्लोजिंग के तौर पे निकला है और यहाँ पे मुझे लगता है कि 1160 के कॉल ऑप्शंस लेने चाहिए जो 34 रुपए के आसपास अवेलेबल है। यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस रखना है 23 रुपए का और यहाँ पे टारगेट्स रहेंगे 60 रुपीज के। तो ये दोनों स्टॉक चार्ट्स के बेसिस पे काफी बेहतर लग रहे हैं और काफी अच्छा मुनाफा कमा के दे सकते हैं। बहुत शुक्रिया श्रीकांत जी हमसे बातचीत करने के लिए। साथ ही संदीप जी हमारे साथ आप जुड़े आज शो में, आपका बहुत शुक्रिया और तमाम रिसर्च एनालिस्ट हम तक एक्सक्लूसिव रिसर्च पहुंचाने के लिए। बाजार अगले हफ्ते में आज के लिए बस इतना ही। वक्त एक ब्रेक का हो गया है। सोमवार को सुबह 7 बजे से जरूर जुड़िए मार्केट का लाइव एक्शन देखने के लिए जी बिजनेस के साथ।